डाइजेशन को हम अब कुछ ही मिनटों में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टोमक, पैनक्रियास, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड गाल ब्लैडर। जो ईसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये पार्ट हो गए हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। हालांकि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर रेक्टम तक जाती है, लेकिन ये कुछ मेजर पार्ट्स हो गए इसके। अब सबसे पहले इनकी ग्लैंड्स को समझते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियास, ये 3 मेजर ग्लैंड्स आती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जहां हम बात करेंगे डाइजेशन प्रोसेस में। तो डाइजेशन प्रोसेस में 2 चीज़ें आती हैं। डाइजेशन ऑफ फूड्स, जो कि एंजाइम्स के द्वारा होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, जो डिपेंड्स ऑन पार्ट। तो ये पार्ट पर डिपेंड हम इसलिए कहते हैं, जैसे स्टोमक में कुछ स्पेशल जो हैं ड्रग्स वगैरह और जो वाटर का इनका एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ स्पेशल ड्रग्स का, और स्मॉल इंटेस्टाइन तो इसमें मेजर जो है अपना रोल प्ले करती है। तो इस तरह से डाइजेशन 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। सबसे पहले डाइजेशन फूड एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स का एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो इसी के द्वारा आती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ जिनके बारे में हमें पहले भी बात कर ली है। ये एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई। तो सलाइवरी ग्लैंड्स और लीवर जो है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड में आ गई। एंड पैनक्रियास की बात करें तो वो एक मिक्स ग्लैंड का काम करती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसमें आते हैं टीथ। टीथ को आपको समझना होगा कि सबसे पहले तो ये ट्रिक जो है हमें समझाई जाती है, इसको समझना इम्पोर्टेंट है। इसमें आई मीन्स इंसीजर, सी मीन्स कैनाइन एंड देन प्रीमोलर एंड एम इज मोलर। अब इसको समझते हैं। ये 21-23 जो फॉर्मूला है, इसको इस तरह से याद रखिए कि ये जो ऊपर का जो पार्ट है वो टोटल 8 हो जाते हैं, और ये कवर करता है इस पार्ट को। एंड जो दूसरा हिस्सा है इंटू 2 करके ये 16 होता है, और ऊपर 16 नीचे 16 करके ये जो टोटल है 32 जो हमारे दांत हो जाते हैं, और 32 हो जाते हैं। और इसमें जो प्रीमोलर जो टीथ हैं और मोलर का 1 माइनस करके हमारे जो बाल्यावस्था के जो दांत हैं उनका फॉर्मूला दिया जाता है। उसे हम 2102 और 2102 से लिखते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना इम्पोर्टेंट है। और कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे दांत हैं जो कभी दोबारा नहीं उगते। तो इसमें जो प्रीमोलर के 2 और इसके जो है मोलर के 1, तो टोटल जो है 2 + 1 3, 3 इंटू 2 6, और नीचे भी 3 × 2 = 6, और टोटल जो है 12 दांत ऐसे होते हैं जो कभी दोबारा नहीं उगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारे जो स्टोमक के बारे में। स्टोमक में कुछ चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट है। इसमें जो फूड की एंट्री होती है वो ईसोफेगस के द्वारा होती है। ईसोफेगस, और फिर उसके बाद जो है इसका जो ऊपर का जो पार्ट है वो फंडस कहलाता है। देन जो मिडिल पार्ट है वो बॉडी है, और जो ईसोफेगस के पास का पार्ट है वो कार्डिया कहलाता है, और जो स्फिंक्टर है या जंक्शन है वो गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन कहलाता है। एंड देन लास्ट पार्ट इज़ पाइलोरस। पाइलोरस पार्ट की जो ओपनिंग हम बताते हैं, लास्ट पार्ट है पाइलोरस, और पाइलोरस की जो ओपनिंग हम बताते हैं वो जो है ड्योडेनम में होती है। और ड्योडेनम जो है पार्ट है हमारे, ड्योडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स की। यहाँ पर 4 लेयर्स मेजर होती हैं, जिसमें सबसे जो ऊपरी जो लेयर होती है, सबसे ऊपरी जो लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसे हम सिरोसा कहते हैं। उसके इंटरनल जो पार्ट होता है वो मस्कुलरिश होता है। उसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों जो मसल्स इंक्लूड होती हैं। थर्ड पार्ट है हमारा सबम्यूकोसा,
और सब म्यूकोसा के बाद आता है हमारा म्यूकोसा पार्ट। जनरली जो ग्लैंड्स होती हैं वो म्यूकोजल पार्ट में होती हैं, बट कुछ ग्लैंड्स सब म्यूकोसा पार्ट में भी पाई जाती हैं, जैसे ब्रूनर ग्लैंड, और ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एरिया होता है उसके अंदर ये ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से ये 4 पार्ट होते हैं, और जो मिडिल पार्ट होता है वो ल्यूमेन होता है, और ल्यूमेन में कुछ माइक्रोविलाइज और विलाइज प्रेजेंट होते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि कौन से पार्ट में उनका होना है। जैसे माइक्रोविलाइज की बात करें तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं जो फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, और विलाइज और कुछ गैस्ट्रिक जो है अल्सर। तो लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में 4 चीज़ें कंप्लीट हुई। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स के बारे में, उनको समझते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो ड्यूोडेनम है, उसके बाद पार्ट आता है जेजुनम, एंड उसके बाद इलियम। तो इसको इस तरह से याद किया जाता है कि जो डी है उसको सी में कन्वर्ट करके आप उसकी शेप याद रखिए। जे शेप है वो कॉइल है, और आई जो है हाईली कॉइल्ड है। आई को हम इस तरह से लिखते हैं जब कैपिटल लेटर्स में, अगर हम उसको थोड़ा सा रोटेट करें तो वो एच में कन्वर्ट हो जाता है। जो तरीका है याद करने का इसकी शेप को, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। और लार्ज इंटेस्टाइन में हमें 3 पार्ट बताए जाते हैं। एक तो होता है सीकम, दूसरा है कॉलोन, एंड तीसरा है रेक्टम। रेक्टम में हमारे एक्सक्रीटा जो है, जो भी भोजन का पाचन हो चुका, जो भी अवशोषण करके लास्ट पार्ट इसमें जमा हो जाता है। देन कॉलोन की बात करें तो यहाँ पे अवशोषण की बात हम करते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता। एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है कि जो भी भोजन है, जो भी अब नहीं पच सकता, वो फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और उसमें हम बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है। तो मिक्स ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। एंडोक्राइन में हम बात करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन की, और जो एक्सोक्राइन है उसमें जो मेजर एंजाइम्स हैं जिनके कारण भोजन पचता है, तो वो सारे जो है इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसमें जो है ड्यूोडेनम के पास से ये निकलती है, और कॉमन बाइल डक्ट जो हम कहेंगे वो आती है यहाँ पे, जो है गाल ब्लैडर होता है उसके अंदर से ये डक्ट आती है। ये एक पैनक्रियाटिक डक्ट है, और उसके बाद जो है इसके जो एंजाइम्स है सीधा छोटी आंत में छोड़ दिए जाते हैं, जो भोजन के पाचन में बहुत ही मदद करते हैं। तो इस तरह से पैनक्रियाज जो है एक महत्वपूर्ण ग्लैंड है भोजन के पाचन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीवर के बारे में, और लीवर जो है हमारा लीवर के बारे में। लीवर्स में 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड लोब। लीवर में जो गाल ब्लैडर होता है वहाँ पर जो पित्त होता है, जो बाइल जूस होता है, उसका संचयन होता है, और वो फिर ये जो बाइल डक्ट होती है, और ये बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर ड्यूोडेनम में जाके मिलती है, जिसकी हमने बात पहले भी की थी। तो ड्यूोडेनम में यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आ जाता है, यहाँ से बाइल जूस आ जाता है, और भोजन का इजीली पाचन हो जाता है। कुछ स्पेशल जो है इसमें डक्ट की बात की जाती है, जैसे सिस्टिक डक्ट हो गई। सिस्टिक डक्ट जो है गाल ब्लैडर का पार्ट है। कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गई, जो दोनों साइड से मिलके नीचे आ जाती हैं। देन बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट जब पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाती है तो इसे हम हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं, जो कि ड्यूोडेनम में खुलती है। एंड ये हेड ऑफ पैनक्रियाज है, बॉडी ऑफ पैनक्रियाज है। नेक्स्ट बात करेंगे ये जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में हम सबसे पहले बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात तो यही है, जिसके जॉन्डिस है वो येलोइश कुछ दिखेगा। जिस प्राणी की जॉन्डिस नहीं है वो नॉर्मल जो स्थिति दिखेगी। इसमें नाखूनों में जो है पीलापन आ जाता है, ईचिंग की समस्या, एब्डोमिनल
पेन जो हो गया, वेट लॉस, वॉमिटिंग, तो इस तरह की कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें दिक्कत ये होती है कि जो लीवर है वो एक्सेस में बाइल का फॉर्मेशन करने लगता है, और इसमें जो है लीवर में इन्फ्लामेशन भी आ जाता है। कुछ बाइल डक्ट में कुछ फंस जाने की वजह से जो है प्रॉपरली बाइल जो जूस है वो पचने के लिए जा नहीं पाता। तो इस तरह से कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, हालांकि इसका इलाज जो है आसानी से पॉसिबल है। नेक्स्ट डिसऑर्डर में बात करें अगर हम, तो ये है कॉन्स्टिपेशन के बारे में। इन द कॉन्स्टिपेशन द फीसीज आर रिटेन विद इन द कॉलोन एज द बॉल मूवमेंट अगर इरेगुलर। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये जो फीसीज है वो रिटेन रह जाता है कॉलोन के अंदर, और बॉल मूवमेंट इरेगुलर हो जाते हैं। यहाँ पर इरेगुलर में इस तरह से लगता है कि ये रेगुलर भी हो सकते हैं या रुक सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम इसी में बात करते हैं। इसमें कुछ डायग्रामेटिकली दिखाया भी गया है। कुछ इस तरह से जो है एक्सेस में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के कारण जो फीसीज हैं उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे कोलोन में जो पार्ट है वो फंसा रह जाता है। रेक्टम वाला पार्ट तो एक्सेट्रा तो निकलेगा ही, लेकिन ये जो पार्ट है ये मेजर कोज है कॉन्स्टिपेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं वॉमिटिंग की। तो वॉमिट में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे वॉमिट सेंटर मेडुला है, और जो वॉमिटिंग होती है उससे पहले नोजिया हमें महसूस होता है। तो इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, है ना। तो जो माउथ के द्वारा जो स्टोमक का जो पार्ट है, जो एसिड वगैरह मिक्स हैं एंड देन कुछ फूड उसमें हो गया, तो इस तरह का निकल के बाहर आ जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो ब्रेन के जो पार्ट हैं वो इसको जो है कवर करते हैं। यहाँ पे वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आता है और वो जाकर यहाँ पर स्टोमक के एरिया में काम करता है, देन इसोफेगस के द्वारा हमारे माउथ से वो बाहर आ जाता है। तो वॉमिटिंग की जो है एक नॉर्मल दिक्कत लोगों में देखने को मिलती है। डायरिया की बात करें तो डायरिया में कुछ चीज़ों को हमें समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे नॉर्मल स्थिति में कुछ इस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के। डायरिया भी एक मेजर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जिसमें अगर नॉर्मल स्थिति है तो एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी इजीली करेगी, लेकिन अगर स्थिति ऐसी है कि डायरिया हो चुका है तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम हो जाता है। इसी वजह से ORS के घोल वगैरह दिए जाते हैं ताकि जो बॉडी की एनर्जी है वो रिटेन रह सके। इसमें बोवल मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन में हमने बात की थी, जो बोवल मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाते हैं। इसमें फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से जो डायरिया है वो एक एनर्जी को लो कर देता है। इस वजह से हमें ORS के घोल वगैरह दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडाइजेशन के बारे में। इंडाइजेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें भोजन का पाचन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता और एंजाइम्स जो है सिक्रीशन तो होता है लेकिन वर्क नहीं कर पाते। लेकिन इसमें कुछ कॉजेज़ बताए गए हैं, जैसे एंजाइटी हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड। कुछ मेजर कारण हैं जिनके कारण इंडाइजेशन जो है देखने को मिलता है, और ये भी एक नॉर्मल डिसऑर्डर है जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के बारे में। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के बारे में दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है क्वाशियोरकर एंड देन सेकंड इज़ मेरिस्मस। तो जो क्वाशियोरकर है वो 1 साल से बड़े बच्चों में होता है। क्वाशियोरकर में जो प्रोटीन है उसकी कमी हो जाती है, लेकिन जो कैलोरीज़ हैं वो वैसे की वैसे ही रहती हैं बच्चे में। और अगर हम बात करें मेरिस्मस की तो वो 1 साल से कम के बच्चों में होता है, और इसमें प्रोटीन प्लस जो फैट है दोनों की कमी हो जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो इस तरह की कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मालन्यूट्रिशन इसमें दिखाए गए हैं, जिसमें जो क्वाशियोरकर वाला जो बच्चा है उसमें प्रोटीन की कमी की वजह से ये हड्डियाँ दिखने लगी हैं,
लेकिन जो पेट है उसमें फ़ैट जमा हो गया है, तो इस वजह से इस तरह के बच्चे दिखाई देते हैं। अगर मेरिस्मस की बात करें तो मेरिस्मस में फ़ैट भी नहीं रहता, प्रोटीन भी नहीं रहता, तो बच्चे जो है पूरा वेट लॉस कर चुके होते हैं, बिल्कुल कंकाल पर जो है स्किन दिखाई देती है। तो इस तरह का ये जो मेरिस्मस होता है ये तो भोजन की कमी से और जो है माँ के दूध की कमी से होता है, लेकिन जो क्वाशियोरकर है इसका मेजर कोज ये बताया गया है कि अगर मदर 1 साल से जो है 1 साल के अंदर अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अगर वो दूसरे बच्चे को दूध पिलाने लगती है तो ये जो बच्चा है इसको जो बाहर का दूध पिलाया जाएगा, और बाहर का दूध पिलाने की वजह से उसमें कैलोरीज ज़्यादा होने की वजह से इसमें फ़ैट तो बढ़ जाएगा लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और ये जो है प्रॉपरली माल न्यूट्रिशन का शिकार है, क्योंकि इसको ना तो वो दूध मिल रहा है और ना ही जो है एक्स्ट्रा फैट कंज्यूम कर पा रहा है। तो इस तरह की दिक्कत जो है कई बच्चों में देखने को मिलती है। जो नीचे तबके के लोग होते हैं वहाँ पर प्रॉपरली जो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो इसको हमने कवर कर लिया डाइजेशन। उसके बाद आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।